सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि पिछले सालों में हमारे कवर किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज वायलेटेड ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। अनटचेबिलिटी के बेसिस पे हमारा कौन सा राइट वायलेट होता है? तो ध्यान कीजिए, अनटचेबिलिटी हमने पढ़ा था कि अनटचेबिलिटी खत्म कर दी जाएगी अंडर आर्टिकल 17 में हमने पढ़ा था विच इज राइट टू इक्वालिटी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी विच इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग क्या चीज है जो हमारी फंडामेंटल राइट नहीं है? याद कीजिए, राइट टू प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि इसको हटा दिया गया था और इसको लीगल राइट्स में ले गए थे by 44th amendment of the constitution in the year 1978। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी। ये अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज अंडर लीगल राइट्स। अनटचेबिलिटी रेफर्स टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। अनटचेबिलिटी जो है वो है डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं, भेदभाव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रेस एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत। तो छुआछूत हमेशा जाति के आधार पर होती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कास्ट के आधार पर हमारी अनटचेबिलिटी रहती है। Which among the following is not mentioned in the constitution? क्या चीज है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है? तो हमने बोला स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राइट्स ऑफ सिटीजन्स, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट पता है हमको कि पार्लियामेंट होगा, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होंगे, उसके बाद हमारा स्टेट लेजिस्लेचर कैसा होगा, ये सब चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई हैं। राइट्स ऑफ सिटीजन्स हमारे फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, ये सब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारे इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। सिर्फ ऑप्शन बी है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता कि पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी होंगी, उनके क्या क्या नाम होंगे, ये हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट्स। इन चारों में से कौन सी चीज है जो सबसे लास्ट में बेसिकली रिसेंटली अभी ऐड हुई है फंडामेंटल राइट्स में? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फ्रीडम एंड एक्सप्लॉइटेशन, ये हमने पढ़ा था कि हमारे शुरू से फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमेशा से रहे हैं। राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन है जो कि सबसे लास्ट में बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट इंसर्ट किया गया था। ये किया गया था बाय द 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 2002। तो ये वहां पे अंडर आर्टिकल 21A, इसको 21A के अंदर हमने इंक्लूड करा था इन द ईयर 2002। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये सी लिख गया गलती से। जेंडर इनइक्वालिटी रिलेट्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कीपिंग वुमेन अवे फ्रॉम द पब्लिक मैटर्स, अनइक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जेंडर इनइक्वालिटी हो गई, मतलब आप जेंडर के आधार पे आदमी औरत में आप भेदभाव कर रहे हो। तो डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ट्रू। आप क्या कर रहे हो? आप लेबर को डिवाइड कर रहे हो कि आदमी अलग काम करेंगी, औरतें अलग काम करेंगी, तो दिस इज ट्रू। कीपिंग वुमेन अवे फ्रॉम द पब्लिक मैटर्स, आप औरतों को पब्लिक मैटर्स से अलग रख रहे हो। आप आदमियों को इंक्लूड कर रहे हो, औरतों को अलग रख रहे हो, दिस इज ऑल्सो जेंडर इनइक्वालिटी। अनइक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आप काम सबसे एक जैसा करा रहे हो, पर आप जब तनख्वाह देने की बात आती है तो आप आदमियों को ज्यादा दे देते हो, औरतों को कम देते हो, तो दिस इज ऑल्सो जेंडर इनइक्वालिटी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जेंडर इनइक्वालिटी ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं। हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स है जो हमारा कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिकली ये हमको बताते हैं कि हमारे लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो कंसाइंस जब भी आपसे पूछेगा तो फंडामेंटल राइट्स आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टाइटल्स। आर्टिकल 21 बेसिकली किस चीज से रिलेट करता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का था आर्टिकल 32, फ्रीडम ऑफ रिलीजन था बेसिकली हमारा आर्टिकल 25 एंड इक्वालिटी था हमारा, अगर मैं बोलूं तो राइट टू इक्वालिटी था बेसिकली 14 टू हमारा आर्टिकल 18 ये रिलेट करता है।
करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ होता है बेसिकली, हमने राइट टू लिव पढ़ा था, ध्यान कीजिए, राइट टू लिव, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू, हमारा उसमें एक और राइट हुआ करता था, तो आर्टिकल 21 था हमारा जो कि राइट टू लाइफ है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the constitution prescribed that the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law? बेसिकली वो ये बोल रहा है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि अनटचेबिलिटी को बेसिकली पनिशेबल मानता है। तो ध्यान कीजिए, अनटचेबिलिटी हमने पढ़ा था अंडर आर्टिकल 17। तो एज पर आर्टिकल 17 हमारा अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। What is the key reason of inequality in India? Inequality का मेजर रीजन क्या है हमारे इंडिया में? Inequality का मेजर रीजन इज बेसिकली पॉवर्टी। पॉवर्टी के बेसिस पे हमारी इनइक्वालिटी है, क्योंकि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, तो इस बेसिस पे हमारा इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोटेक्ट्स। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो क्या चीज प्रोटेक्ट करती है? प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। It is about constitution remedying itself by amendments, excludes the right to education act 2009 and gives judiciary the power to strike down a law enacted by the parliament. Basically option A इसका correct answer होगा, क्योंकि right to constitutional remedies हमारे fundamental rights को protect करता है। right to constitutional remedies बोलता है कि अगर आपका कोई right violate होता है तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को ही बचा रहा है, ठीक है। ऐसा भी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो ये कहता ही नहीं है कि राइट टू एजुकेशन उसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद वो जुडिशियरी को, बेसिकली हमारे यहाँ पे कोर्ट्स को कोई पावर नहीं देता कि कोई भी जो लॉ पार्लियामेंट बना रही है उसको खत्म कर दे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। अभी हमने देखा था आर्टिकल 21 के अंदर है राइट टू एजुकेशन विच डील्स विद right to life, because right to education देखिए हमने पढ़ा था आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के अंदर आर्टिकल 21 तो है ही है, राइट टू लिव, एंड आर्टिकल 21A भी है विच इज राइट टू एजुकेशन। तो अब ये बोल रहा है कि ये किस चीज से डील करता है। ओनली एन एजुकेटेड पर्सन हैज राइट टू लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है, राइट टू लिव तो हर किसी के पास अधिकार है, चाहे कोई एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। एजुकेशन इज लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ ऐसा भी वो कहीं नहीं कहता। नॉट ऑल पीपल हैड राइट टू एजुकेशन, नहीं सर वो तो कहता ही नहीं है, हर किसी को शिक्षा का अधिकार है, जो कि 6 to 14 ईयर्स के बीच में बच्चे हैं। उसके बाद एजुकेशन हेल्प्स इन लीडिंग अ डिग्निफाइड लाइफ। एजुकेशन अगर आपको मिलती है तो उसकी वजह से आप एक बेहतर अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप एजुकेशन के आधार पर आप एक अच्छी एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वो कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रंजन हु यूजेस अ व्हील चेयर हैज हिज क्लासेस हेल्ड ऑन द 3rd फ्लोर। एक रंजन है जो कि एक व्हील चेयर यूज करते हैं, उनकी क्लासेस होती हैं 3rd फ्लोर पे स्कूल की बिल्डिंग में। ही वेट्स एवरी डे फॉर द अटेंडेंट टू लिफ्ट हिम अप एंड कैरी हिम टू द क्लास थ्रू अ क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स। वो हर दिन वेट करता है कि कोई अटेंडेंट आएगा, उसको 3रे फ्लोर तक चढ़ाएगा और उसको निकल के जाना पड़ता है फ्रॉम द क्राउड ऑफ अ स्टूडेंट। भीड़ भड़का होता है बच्चों का स्कूल में। तो पहला क्वेश्चन कहता है, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट थी, एक केस स्टडी है ये, उसके बेसिस पे अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग वायलेटेड। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसकी वजह से वायलेट हो रहा है कि उसको रोज वेट करना पड़ता है, उसको उस भीड़ भड़के में से निकल के जाना पड़ता है। आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 याद कीजिए जम्मू एंड कश्मीर का था जो कि अब हट चुका है। आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 हम आगे पढ़ेंगे, इट इज रिलेटेड टू इमरजेंसी। आर्टिकल 15 था हमारा कि बेसिकली पब्लिक प्लेसेस पे आर्टिकल 15, हाँ आर्टिकल 15 वाज पब्लिक प्लेसेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी। डी इज आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 बेसिकली रिलीजन को कहता है। तो 3 तो गलत हो गए, आर्टिकल 370, 360 एंड 25। रिमेनिंग इज आर्टिकल 15 जो कि हमको कहता है कि कभी भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। तो आर्टिकल 15 वायलेट होता है यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट इज विच प्रोविजन ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 इज द स्कूल नॉट फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे डिसेबिलिटी एक्ट है 1995 का, ठीक है।
अब आपको ये चीज देख के डरनी नहीं है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, एक बार ऑप्शंस पढ़ो। बहुत क्वेश्चंस ना ऐसे होते हैं जिनमें आप अपना लॉजिक लगाओगे और वहीं से सॉल्व कर लोगे। जैसे अब ये बोलता है मेन स्ट्रीम एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो कहता है कि वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन नहीं दे रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब हो गया कि जो सही बच्चे हैं, जो एबल बच्चे हैं, वो भी साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं विद द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। तो ऐसा तो कहीं क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, उन्होंने तो बोला कि तीसरे फ्लोर पे क्लास है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ फॉर अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के स्कीम्स और प्रोग्राम्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये भी हमको कोई भी चीज बताई नहीं गई ऊपर। एजुकेशनल राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो एजुकेशनल राइट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं विद द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, ऐसा भी हमको कुछ नहीं बोला गया। सेफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स विद द रैम्प्स, वो कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे सेफ एक्सेस होना चाहिए और बिल्डिंग्स के अंदर रैम्प्स बने होने चाहिए। रैम्प्स बेसिकली होता है, वो आपने प्लेटफॉर्म देखा होगा जिसपे व्हील चेयर को लेके जाते हैं। एग्जैक्टली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, बिकॉज उन्होंने अपने स्कूल में उनको ऐसे रैम्प बनाने चाहिए ताकि वो आराम से उस बच्चे को कैरी कर सकें, बट ऐसा कोई हमारे पास प्रोविजन नहीं था, वो स्टेयर्स से ही लेकर जा रहे थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 39th वो बोलता है बेसिकली क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विद स्टूडेंट्स वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग एम्पैथी टुवर्ड्स द रंजन। बेसिकली वो ये बोल रहा है, देखो एक होता है सिंपैथी एंड एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति दिखाना और एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति दिखा तो रहे हो बट कहते हैं ना कि अपने आप को उस दूसरे इंसान के शूज में रख के देखो, पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ दैट पर्सन। तो ये वही है, एम्पैथी का मतलब होता है कि आप उस बंदे को, आपने वो चीज सही है इसलिए आप उस चीज का मतलब उस दुख को सह के देखो जो वो सामने वाला इंसान सह रहा है, तब आपको उसके दुख का अंदाजा होगा। तो ये कह रहा है कि अगर स्टूडेंट्स के अंदर वो एम्पैथी वाली फीलिंग डेवलप करनी है तो स्कूल को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, इनवाइट अ लॉयर टू गिव अ लेक्चर ऑन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, एक लॉयर को बुलाओ और बच्चों को सिखाओ कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट क्या है। नहीं सर, इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्म हाउ टू लिफ्ट द व्हील चेयर, दिमाग चलाओ, एफर्ट्स डालो कि कैसे उस व्हील चेयर को ऊपर ले जाया जा सके। नहीं, ये भी गलत है। आस्क द स्टूडेंट टू कैरी रंजन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, भाई बच्चों पे जुल्म थोड़ी नहीं करना है कि उस भारी व्हील चेयर को उठा के वो ऊपर तक लेके जाएंगे, तीसरे फ्लोर तक, फिर वो नीचे लेकर आएंगे। नहीं। होल्ड अ रोल प्ले वेयर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस बीइंग कैरिड इन अ व्हील चेयर, आप ऐसा बेसिकली अरेंजमेंट करो, आप रोल प्लेस करो जिसकी वजह से बच्चे एक्सपीरियंस करें कि व्हील चेयर पे बैठ के कैसे थर्ड फ्लोर तक जाया जाता है, तो तब आपको पता लगेगा कि उस बच्चे को कितनी तकलीफ होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। मैंने बताया था एम्पैथी का मतलब होता है कि आप सामने वाले की पीड़ा को महसूस करो, दुख को महसूस करो, तब आपको पता लगेगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि बच्चों को जब बताया जाएगा वो खुद व्हील चेयर पे बैठेंगे तो उन्हें समझ आएगी चीजें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट गारंटीड टू एवरी अरेस्टेड पर्सन अंडर द क्रिमिनल लॉ, ये कह रहा है कि जब भी आपको अरेस्ट करा जाएगा तो कौन सी चीज है जो इसके खिलाफ है। जो आर्टिकल 22 हमने पढ़ा था आर्टिकल 22 बेसिकली राइट अगेंस्ट अरेस्ट, कि हमारे पास अगर अरेस्ट हमारा होता है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं। तो कौन सा राइट फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे, कि हमारे अंदर क्या राइट नहीं है हमारे पास। फर्स्ट, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, हमने बोला था कि आपको कोई बंदी नहीं बना के रख सकता, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करना पड़ेगा। Confession made in police custody can be used as evidence against the accused, आप जो पुलिस कस्टडी में कन्फेशन करोगे उसको आपके खिलाफ ही एज अ प्रूफ पेश किया जाएगा। नेक्स्ट, राइट नॉट टू बी इल्ट्रेटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग द अरेस्ट, जब भी आपको अरेस्ट करा जाएगा या आप कस्टडी में हो तो वो आपकी डंडे से मार पिटाई नहीं कर सकते, आपको इल टॉर्चर नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल भी आप गंदा ट्रीटमेंट, आपको बेसिकली बहुत बुरी बुरी तरह मारना, ये है वो है, उस तरह से अब नहीं कर सकते। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज अरेस्टेड, जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। बेसिकली सर्च वारंट आपको जो पुलिस वाले लेकर आते हैं आपके खिलाफ, वो आप उनके पास होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमने ये पढ़ा था कि वन कैनॉट बी बेसिकली फोर्स्ड टू प्रेजेंट एविडेंसेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, हमने ये चीज पढ़ी थी। तो ऑप्शन बी वहीं से रिलेट करती है कि पुलिस कस्टडी में जो आप बयान दोगे वो आपके खिलाफ यूज नहीं किया जा सकता। तो ये थे दो क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होती हैं।
allows only religious minorities to approach the court if they believe that their cultural and educational rights provided in the constitution have been violated. वो बोल रहा है कि सिर्फ माइनॉरिटीज को राइट है कि अगर उनका कोई कल्चर या एजुकेशनल राइट को वायलेट करता है तो आप कोर्ट में जाओ. नहीं सर, ये तो सबके लिए था. अलाउज ओनली द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटीज बनी हुई है, यहाँ से तक पढ़ के ही गलत कर दोगे. टू अप्रोच टू द कोर्ट, आगे सारा सेम है. बेसिकली सिर्फ माइनॉरिटीज को नहीं है, ये हर किसी को राइट मिला हुआ है. allows all citizens to approach the court if they believe any of their directive principles of state policy have not been fulfilled by the state. वो कह रहा है कि कोई भी सिटीजन कोर्ट में जा सकता है अगर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वायलेट हुए हैं. गलत ऑप्शन है. नेक्स्ट इज allows citizens to approach the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहता था कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी सही आंसर है कि आपका फंडामेंटल राइट होगा तो कोई भी सिटीजन कोर्ट में जा सकता है. नेक्स्ट, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स. आर्टिकल 22 क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं, आर्टिकल 32 है ये. राइट नॉट टू बी इल्ट्रेटेड ड्यूरिंग द अरेस्ट और वाइल इन कस्टडी. आपको इल्ट्रेट नहीं किया जाएगा या जब आपको अरेस्ट किया जाएगा या फिर आप कस्टडी में होंगे. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर का था. राइट टू एजुकेशन, ये हमने पढ़ा था अभी 21A के अंदर. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. आर्टिकल 22 वैसे भी अरेस्ट से रिलेट करता है. आगे बढ़ते हैं. इफ अ पॉलिटिशियन इन वन स्टेट डिसाइड्स नॉट टू अलाउ लेबरर्स फ्रॉम वन स्टेट टू वर्क इन हिज स्टेट विच फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड. अगर एक पॉलिटिशियन है वो अपनी स्टेट में किसी लेबर को या फिर किसी लेबर को काम नहीं करने दे रहा है जो कि दूसरी स्टेट से बिलोंग करती है, तो उसका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, कौन से वो फंडामेंटल राइट टूटता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो अलग चीज है, वो होगा नहीं. एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये भी नहीं होगा. फ्रीडम का मतलब था बेसिकली आपका फ्रीडम के अंदर आ जाता है राइट टू फ्रीडम टू चूज ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन चूज करना. एंड राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब हो गया बेसिकली हमने पढ़ा था, ध्यान कीजिए, हमने बोला था आर्टिकल नंबर 16 के अंदर देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. बेसिकली स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, डिसेबिलिटी, किसी भी ग्राउंड पे. तो आपका राइट टू इक्वालिटी यहाँ पे टूटता है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरी स्टेट की लेबर को वो अलाउ ना करें आने देने के लिए. तो ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन और बच गया है. कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स. दो स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको, बताना है, नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं. ऑल फंडामेंटल राइट्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट. जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो टूटते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हो, दिस इज ट्रू. Right against exploitation allows a citizen to move to the higher court if he or she believes that the decision taken by a lower court is unjust. Right against exploitation, child labor and human trafficking था, तो ये B गलत हो गया. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? A is true but B is false. C सही होगा इसका. A is true but B is false. तो ये थे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस. आई होप आपको समझ आई होंगी सारी चीजें. अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. काफी मैंने बेसिकली सीटेट एचटेट के मिला के इसमें क्वेश्चंस डाले हैं, तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाते हैं. फंडामेंटल राइट्स में बेसिकली यही क्वेश्चंस आते हैं. तो आज के लिए इतना ही था गाइज, बस यहीं तक था हमारा. अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए. वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल अग्रवाल एकेडमी को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं करा है, ताकि आपका कोई भी फ्यूचर अपडेट मिस ना हो. सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए. बाय बाय.